नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। वस्तु और सेवा कर संग्रह जीएसटी 8 महीने के बाद अक्टूबर में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक। मौजूदा खरीफ मौसम में अब तक 2 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद। बिहार विधानसभा चुनाव में कल दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में लोन वरातू अभियान के तहत 27 माओवादियों ने समर्पण किया। भारत ने पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान तुरंत खाली करने को कहा। अंतरिम राज्य का दर्जा देने के पाकिस्तान के प्रयास को खारिज किया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार अंतिम चरण में। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन का देशव्यापी अभियान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कल दुबई में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 60 रन से हराया। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। देश की आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत देते हुए इस वर्ष अक्टूबर में वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह 1,05,155 करोड़ रुपए रहा। वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने आकाशवाणी को बताया कि इस वर्ष अक्टूबर में जीएसटी राजस्व पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 10% अधिक है। अक्टूबर महीने का जीएसटी का कलेक्शन इस साल का अगर हम पिछले साल के अक्टूबर महीने से कंपेयर करें तो करीब 10% ज्यादा है। तो टोटल कलेक्शन अक्टूबर महीने का 1,05,000 करोड़ से ज्यादा है। इसको अगर पिछले महीने से अगर तुलना किया जाए, सितंबर महीने में जो हमें रेवेन्यू मिला वो था करीब 95,000 करोड़ का, और उसके अनुपात में अक्टूबर महीने में हमें 1,05,000 से ज्यादा मिला है। वित्त सचिव ने बताया कि सरकार ने अर्थव्यवस्था में सुधार लाने और कोविड महामारी के प्रभाव से लोगों को बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे ये देखा जा सकता है कि कोविड का जो इम्पैक्ट आया था, जो हमें मार्च अप्रैल मई महीने में से जो शुरू हुआ और इकोनॉमी में थोड़ी सी गिरावट जो आई थी, अब धीरे धीरे हम इसको रिकवर कर रहे हैं। और रिकवर ही नहीं कर रहे हैं बल्कि हम उसको एक पॉजिटिव दिशा में भी हम उसको ले जा रहे हैं। पिछले 5-6 महीने में जो सरकार के द्वारा अलग अलग पैकेज और अलग अलग जो स्टिमुलस दिए गए, एमएसएमई को, उद्योग जगत को और लोगों को जिस तरह का कैश असिस्टेंस दिया गया है, तो उसका ही अब परिणाम अभी हमें धीरे धीरे मिलने लगा है। अर्थशास्त्री नवीन गुप्ता ने आकाशवाणी को बताया कि इस वृद्धि से अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। जो सरकार के काफी प्रोविजंस रहे, स्टेप्स रहे टू रिवाइव ग्रोथ, जो उन्होंने फिस्कल स्टिमुलस दिया, उसके अलावा अभी हमने देखा कि एम्प्लॉइज को काफी जो एलटीसी है उसको कम्यूट करने की, कि उससे आप गुड्स खरीद सकते हैं जिसमें जीएसटी 12% से ज्यादा हो, तो वो कारगर साबित हो रहे हैं। और जनता का जो कॉन्फिडेंस है इकोनॉमी में, देश में और सरकार में, वो बढ़ रहा है और आगे वो एक रिवाइविंग इकोनॉमी देखते हैं। और ये फेस्टिवल के समय पे एक अच्छा प्रावधान है। इसके अलावा हम देखते हैं जो सरकार है ये काफी सेंसिटिव सरकार है। हमने देखा कि रेगुलरली इन्होंने जीएसटी के प्रोविजंस और जीएसटी के रेट्स में भी रैशनलाइजेशन किया है। इस वर्ष धान की खरीद 2 करोड़ टन के आंकड़े को पार कर गई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल और गुजरात में कल तक 2 करोड़ 4,59,000 टन धान की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में 1 करोड़ 68,87,000 टन धान की खरीद की गई थी। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष धान खरीद में 21.16% की वृद्धि हुई है। इस वर्ष की कुल खरीद में पंजाब का योगदान 69.80% यानी 1 करोड़ 42,81,000 टन है। करीब 17,23,000 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 38,627 करोड़ 46 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति के प्रभारी मंत्रियों का कल एक वर्चुअल सम्मेलन आयोजित करेगा।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित इस सम्मेलन में जल जीवन मिशन की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां पूरी हैं। इस चरण में 17 जिलों के 94 निर्वाचन क्षेत्रों में कल वोट डाले जाएंगे। इन जिलों में पटना, वैशाली, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। दूसरे चरण के मतदान के दौरान 2,46,00,000 से अधिक मतदाता 1,463 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। 146 महिला और 513 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। हथुआ विधानसभा क्षेत्र से एक ट्रांसजेंडर भी चुनावी मुकाबले में है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि राघोपुर, पारू, मीनापुर और अलौली समेत 8 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दोपहर बाद 4 बजे तक ही वोट डाले जा सकेंगे। इन विधानसभा क्षेत्रों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। भाजपा 45 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि जनता दल यूनाइटेड 43 और विकासशील इंसान पार्टी VIP के 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। महागठबंधन में शामिल RJD 56, कांग्रेस 24 और वाम दल 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। LJP के 52 उम्मीदवारों के अलावा RLSP के 36, BSP के 33 और NCP के 29 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मधुबनी से कृष्ण कुमार लाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रबंध किए गए हैं। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार तोमर ने बताया कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 3 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव प्रबंधन के लिए केंद्रीय पुलिस बल की 84 कंपनियों को मतदान केंद्रों पर तैनात किया गया है। SAF के 2,500 सुरक्षाकर्मी, जिला पुलिस बल के 10,000 जवान, 7,000 होमगार्ड और 10,000 विशेष पुलिस अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। वहीं दिव्यांग मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा उनके लिए मतदान केंद्रों पर सहायकों और व्हील चेयर की व्यवस्था भी की गई है। इन चुनावों में कुल 355 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 22 महिला उम्मीदवार हैं, जबकि 333 पुरुष हैं। सबसे अधिक 38 उम्मीदवार मुरैना जिले की मेहगांव सीट पर हैं, जबकि सबसे कम 3 उम्मीदवार धार जिले की बदनावर सीट पर हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। इधर उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा की 7 सीटों के उपचुनाव के लिए कल ही वोट डाले जाएंगे। मतगणना 10 नवंबर को होगी। छत्तीसगढ़ में जनजातीय बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में 27 माओवादियों ने समर्पण कर दिया है। इनमें से 5 पर इनाम घोषित था। इन माओवादियों ने कल जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष बरसुर पुलिस थाने में समर्पण किया। जिले में पुलिस के लोन वरातू अभियान से प्रेरित होकर इन माओवादियों ने समर्पण किया है। स्थानीय बोली में लोन वरातू का मतलब है घर वापस लौटो। इस अभियान के तहत अब तक 170 से अधिक माओवादी समर्पण कर चुके हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया, कल 27 नक्सली सरेंडर किए हैं, जिसमें कि 5 इनामी नक्सली हैं। ये लोन वराटू अभियान है, जिसमें कि नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। लोन वराटू गोंडी भाषा का शब्द है, जो कि लोकल भाषा है, जिसका मतलब होता है घर वापस आइए। ये आह्वान है कि वो घर वापस आकर अपने गांव के विकास में सहयोगी बने। जुलाई 2020 में इस प्रोग्राम को हमने लॉन्च किया था और ये खुशी की बात है कि पिछले 4 महीने में 177 माओविस्ट जो है वो सरेंडर किए हैं, जिसमें कि 45 जो है वो इनामी नक्सली। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। वस्तु और सेवा कर GST संग्रह 8 महीने के बाद अक्टूबर में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। मौजूदा खरीफ मौसम में अब तक 2 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद। बिहार विधानसभा चुनाव में कल दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में लोन वरातू अभियान के तहत 27 माओवादियों ने समर्पण किया। भारत ने पाकिस्तान से गिलगित बाल्टिस्तान तुरंत खालिद करने को कहा। अंतरिम राज्य का दर्जा देने के पाकिस्तान के प्रयास को खारिज किया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार अंतिम चरण में। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन का देशव्यापी अभियान जारी। और IPL क्रिकेट में कल दुबई में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 60 रन से हराया।
भारत ने पाकिस्तान के अवैध और जबरन कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र में बदलाव लाने के प्रयासों को पूरी तरह से खारिज किया है। भारत ने दोहराया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख तथा गिलगित बल्तिस्तान देश का अभिन्न अंग है। ये 1947 में जम्मू कश्मीर का भारत संघ में विलय के अनुसार वैध, संपूर्ण और अटल है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के कल गिलगित में दिए गए बयान के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा किए गए क्षेत्रों पर कोई अधिकार नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान को कथित अस्थायी प्रांत का दर्जा देने के पाकिस्तान के फैसले पर प्रवक्ता ने ये टिप्पणी की। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के ऐसे प्रयासों से क्षेत्र के निवासियों पर पिछले 70 सालों से पाकिस्तानी कब्जे, मानवाधिकारों का हनन, शोषण तथा स्वतंत्रता को नामंजूर करने की उसकी मंशा जाहिर होती है। प्रवक्ता ने कहा कि इन भारतीय क्षेत्रों के दर्जे में बदलाव करने के बजाय पाकिस्तान को तुरंत अवैध कब्जे को खाली कर देना चाहिए। पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार ने आकाशवाणी से विशेष भेंट में बताया, पाकिस्तान ने अभी निर्णय लिया है जो गिलगित बल्तिस्तान, जिसको पहले नॉर्दर्न एरियाज कहा जाता था, जो उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, उसको 5वां प्रांत बनाया जाए पाकिस्तान का। तो इसके विरोध में भारत ने बहुत कड़ा अपनी पोजीशन दी है और इसकी कड़ी आलोचना की है और कहा है जो पाकिस्तान का इसमें कोई हक नहीं है ऐसा करने का। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में घरेलू हवाई यातायात की बहाली के बाद कल 34 उड़ानें संचालित हुई। हमारे जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि इन उड़ानों से 3,764 यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाया गया। इस दौरान 15 नियमित उड़ानें 1,465 लोगों को लेकर जम्मू पहुंची, जबकि 19 घरेलू उड़ानें 2,299 यात्रियों को लेकर श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरी। इसके अलावा वैश्विक महामारी के कारण विशेष उड़ानों के जरिए दुनिया के अनेक देशों से अब तक 3,875 यात्रियों को वापस लाया गया है। 25 मई से लेकर अब तक जम्मू हवाई अड्डे पर 1,55,484 यात्रियों के साथ 1,527 घरेलू उड़ानें, जबकि श्रीनगर हवाई अड्डे पर 3,30,615 यात्रियों के साथ 2,480 घरेलू उड़ानें संचालित की गईं। जम्मू कश्मीर सरकार ने लॉकडाउन के बाद से राज्य के लगभग 7,61,720 फंसे लोगों को देश के अन्य हिस्सों से निकाला है। उन्हें लखनपुर से बसों और कोविड विशेष ट्रेनों के माध्यम से लाया गया। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न राज्यों से लगभग 1,40,292 यात्रियों को लेकर जम्मू और उधमपुर रेलवे स्टेशनों पर 155 विशेष रेलगाड़ियां आई हैं। अभी तक 937 विदेशियों समेत लगभग 6,21,428 लोगों को लखनपुर से सड़क मार्ग के माध्यम से निकाला गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उपराज्यपाल द्वारा यातायात नियमन के लिए मौसम्बी मेक यंत्र के माध्यम से ई चालान की शुरुआत की गई है। जेके बैंक के मंडल प्रबंधक दोरजी ने कल लद्दाख में लेह में यातायात पुलिस अधीक्षक मोहम्मद रफी गिरी को 20 एंड्रॉयड आधारित POS मशीनें सौंपी। इस अवसर पर श्री रफी गिरी ने कहा कि अगले पर्यटन मौसम से पहले लद्दाख की यातायात पुलिस मशीनों के संचालन में कुशल हो जाएगी। रेल विभाग आज से मुंबई में 753 उपनगरीय रेल सेवाएं बढ़ा रहा है। इससे उपनगरीय सेवाओं की संख्या 2020 से बढ़कर 2,773 हो जाएगी। 552 उपनगरीय सेवाएं मध्य रेलवे में और 201 सेवाएं पश्चिम रेलवे में बढ़ाई गई हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मध्य और पश्चिम रेलवे ने कहा है कि मुंबई में आम जनता के लिए लोकल ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करने के बारे में उन्होंने अपनी भूमिका को महाराष्ट्र सरकार के साथ साझा किया है। एक संयुक्त बयान में रेलवे ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि राज्य सरकार जल्द ही मुंबई महानगर क्षेत्र में आम जनता को सेवाएं प्रदान करने के तौर तरीकों को तय करने के लिए उपायों के बारे में रेलवे को जानकारी देगी। रेलवे अधिकारियों ने अपनी अपील में कहा है कि यात्रियों को समय समय पर अनिवार्य रूप से चिकित्सा और कोविड-19 से संबंधित जारी नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे ट्रेन के अंदर तथा स्टेशन पर भीड़ न करें। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। तमिलनाडु में राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री KP अन्नाबड़गन को कृषि विभाग सौंपा गया है।
पहले ये विभाग श्री आर दुरईकन्नू के पास था, जिनका कोरोना संक्रमण से शनिवार को चेन्नई में निधन हो गया था। श्री के.पी. अन्नबड़गन अब उच्च शिक्षा और कृषि मंत्री होंगे। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने बताया कि मुख्यमंत्री ई.के. पलनीसामी की सलाह पर ये निर्णय लिया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल आज से फिर खोलने का फैसला किया है। हाल ही में कैबिनेट की बैठक में कक्षाएं नियमित रूप से संचालित करने का निर्णय लिया गया था। विद्यालय आने वाले छात्रों के लिए अपने माता पिता की अनुमति लेना अनिवार्य होगा और उन्हें उपस्थिति के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। राज्य में सभी कॉलेजों में भी आज से कक्षाएं फिर शुरू हो रही हैं। कॉलेज प्रशासन गृह मंत्रालय से जारी कोविड से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेगा। असम में उच्च प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक के सभी शिक्षण संस्थान आज से फिर खुल रहे हैं। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव बी कल्याण चक्रवर्ती ने बताया कि कक्षा में सभी कोविड नियमों का पालन किया जाएगा। हालांकि संस्थान में आने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा और विद्यार्थियों की उपस्थिति माता पिता की सहमति पर निर्भर करेगी। दूसरी तरफ सभी शिक्षण संस्थानों के छात्रावास अगले आदेश तक बंद रहेंगे। शिक्षा विभाग ने बताया है कि जो विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहेंगे, उनके लिए ऑनलाइन कक्षा की व्यवस्था जारी रहेगी। स्कूल फिर खुलने के बारे में हमारे संवाददाता ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव बी कल्याण चक्रवर्ती से बातचीत की। The government of Assam has taken a decision to open schools from class 6 upwards to colleges and universities. Of course, attendance is strictly based on consent of the parents and it is not compulsory. Online education will also be continued and detailed standard operating procedure wherein what are the protocols, health protocols to be maintained because of the COVID pandemic. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने एक बार फिर अपने विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। नई तिथि के अनुसार इच्छुक छात्र छात्राएं दाखिले के लिए 15 नवंबर तक वे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। देश में कोविड महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही है। वर्तमान समय में मरीजों की संख्या 6 लाख से कम होने के 3 दिन बाद गिरावट का सिलसिला जारी है। इस समय देश में कोविड मरीजों की संख्या 5,70,458 है। इलाज करा रहे रोगियों की संख्या घटकर कुल संक्रमित रोगियों की संख्या की 6.97% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारत प्रति 10 लाख आबादी पर सबसे कम मामलों वाले देशों में शामिल है। भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर सक्रिय मामलों की औसत संख्या 5,930 है और 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह राष्ट्रीय औसत से भी कम है। भारत में महामारी की वजह से मौत की दर में भी निरंतर गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 470 रोगी मौत के शिकार हुए हैं। भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर मौतों की संख्या दुनिया में सबसे कम 88 रही है। देश में अब तक 74,91,513 लोग महामारी से स्वस्थ हुए हैं। ठीक होने वालों की उच्चतर दर से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर में और सुधार हुआ है और यह 91.54% हो गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला आज दिल्ली में स्थिति की समीक्षा करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में कल 5,664 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 3,92,000 से अधिक हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष रूप से त्योहारों के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एसएमएस यानी सोप या सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग फॉर्मूले के बारे में जागरूकता फैलाने पर बल दिया। एक रिपोर्ट। एक समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए एसएमएस फॉर्मूला काफी अहम है और इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। एसएमएस का मतलब है कोरोना को रोकने के लिए एस यानी सोप और सैनिटाइजर, एम से मास्क पहनना और एस से सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी का पालन करना। उन्होंने कहा कि लोगों को आगामी त्योहारों के मौसम को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अब तक 1.5 करोड़ कोविड टेस्ट किए जाने पर भी संतोष व्यक्त किया
किया, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। इस बीच राज्य में लगातार दूसरे दिन नए कोविड मामलों की संख्या 2000 से कम है। कल प्रदेश में 1989 नए सक्रिय कोविड मामले सामने आए थे, जबकि 2390 मरीजों को पूरी तरह से ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। प्रदेश में इस समय 23,323 कोविड के सक्रिय मामले हैं, जबकि 7,051 लोग अब तक इस वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गुजरात में कल 860 नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। पिछले 3.5 महीने में पहली बार प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या 900 के आंकड़े से नीचे आई है। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के अब तक 1,73,804 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 1,57,247 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 1,128 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके साथ ही राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 90.47% हो चुकी है। राज्य में अब तक 61,04,000 से अधिक लोगों का परीक्षण किया जा चुका है। संक्रमण के सबसे अधिक 220 नए मामले कल सूरत में दर्ज हुए, जबकि अहमदाबाद में 177 मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त 12,833 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 56 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। कल 5 मरीजों की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 3,724 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। बिहार में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.08% हो गई है। ये राष्ट्रीय औसत से 4.54% अधिक है। राज्य में रोगियों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। आकाशवाणी के एक विशेष कार्यक्रम में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर एन माथुर ने कहा है कि कोविड के इलाज के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतना एकमात्र कुंजी है। उन्होंने सलाह दी कि बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन में यात्रा के दौरान लोग मास्क जरूर पहनें और अपने हाथों को साफ करते रहें। ये लड़ाई जो है 3 स्तंभों पे हम लड़ रहे हैं जब तक कि हमारे पास वैक्सीन या कोई ट्रीटमेंट नहीं आता। एक तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन। जैसे आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो अगर सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है, आपके निकट में 2 गज की दूरी से कम कोई व्यक्ति और बैठा है, तो आप जो बाकी 2 स्तंभ हैं उनको सुदृढ़ कर लें उस टाइम के लिए। मतलब कि आप अपना मास्क तो बहुत ही अच्छी तरह लगा के रखें। अगर दोनों जने मास्क लगाए हुए हैं बस में और बस के शीशे को नीचे कर लें अगर वो एयर कंडीशन बस नहीं है तो, और एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं या उनको छुए नहीं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का प्रचार अभियान अंतिम दौर में है। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन कल होने वाले आम चुनाव से पहले देश भर के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के अंतिम प्रयास में लगे हैं। आरंभिक मतदान में अब तक 9 करोड़ से अधिक लोग वोट डाल चुके हैं। अमेरिका में इस बार अब तक की सर्वाधिक मतदान होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में दुबई में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 60 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, जबकि कोलकाता ने प्लेऑफ में जगह बनाने की उम्मीद बरकरार रखी है। प्रतियोगिता में आज शाम 7:30 बजे अबुधाबी में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर से होगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक 318 दर्ज किया गया। पराली जलाने, हवा की कम गति और वाहन यातायात में बढ़ोतरी के कारण हवा की गुणवत्ता खराब बनी हुई है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह के समय हल्की धुंध छाई है, लेकिन दिन में आसमान साफ रहेगा। तापमान 13 और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मुंबई में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे, तापमान 25 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे, तापमान 24 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। जम्मू और श्रीनगर में भी आसमान साफ रहने के आसार हैं। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। जम्मू में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। लद्दाख के लेह में भी सुबह आसमान साफ रहेगा और दिन में बादल घिर सकते हैं। गिलगित में आसमान साफ रहेगा और बाद में आंशिक रूप से बादल घिर सकते हैं। तापमान 2 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। समाचार कक्ष से आशुतोष मिश्र।
विश्व में कोविड के मामलों की संख्या 4 करोड़ 64 लाख को पार कर गई है और इससे लगभग 12 लाख मौतें हुई हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार यूरोपीय देशों में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके कारण वहां लॉकडाउन सहित अन्य पाबंदियां लागू की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आपके लिए लेकर आता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग के सहयोग से प्रसारित इस कार्यक्रम में खाली पदों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, दाखिला सूचना और परिणामों के बारे में जानकारी के साथ ही विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। इसे आप रोजाना शाम 4:20 पे FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों और हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। हिंदी में रोजगार समाचारों के लिए सुने हमारा कार्यक्रम परिक्रमा प्रतिदिन शाम 4:30 बजे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद विमलेंदु। अक्टूबर माह में जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने को अखबारों ने महत्व दिया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत, पिछले साल अक्टूबर की तुलना में 10% बढ़ा संग्रह। ऑटो सेक्टर में भी खुशखबरी, 18% की वृद्धि। हरियाणा में निकिता हत्याकांड अखबारों की दूसरी बड़ी खबर है। नवभारत टाइम्स लिखता है, महापंचायत महाबवाल में बदल गई। फरीदाबाद में आगजनी, पथराव, 35 घायल, लव जिहाद पर कानून की तैयारी। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ में हिजबुल का टॉप कमांडर सैफुल्ला मारा गया, सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। पंजाब केसरी की बड़ी खबर है, इमरान की नापाक चाल, गिलगित बाल्तिस्तान को पाकिस्तान का अंतरिम प्रांत घोषित किया। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, अवैध कब्जे को छिपाने की कोशिश में पाकिस्तान, भारत का कड़ा प्रतिरोध, पीओके पर कोई बदलाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बाल्तिस्तान समेत पीओके भारत का अभिन्न अंग। जनसत्ता की अहम खबर है, दिल्ली में रोजाना कोरोना का बढ़ रहा संक्रमण, 5वें दिन भी 5000 से अधिक नए रोगी। 24 घंटे में 51 मरीजों की मौत। पिछले एक दिन दिल्ली, केरल, हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब में बढ़े उपचाराधीन मरीज। हिंदुस्तान का शीर्षक है, देश में कोरोना मरीजों की संख्या एक माह में 29% कम। कोरोना का इलाज ढूंढने के लिए जान पर खेल रहे वैज्ञानिक, 20 वैज्ञानिकों ने खुद पर परखा टीका। बिहार विधानसभा चुनाव में नेताओं के शब्दबाण अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हरिभूमि का शीर्षक है, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की 129 विधानसभा सीटों पर थमा प्रचार, कल ईवीएम में लॉक होगा नतीजा। लड़कियों के प्रति समाज के नजरिए में आ रहे बदलाव पर दैनिक जागरण का शीर्षक है, गोद लेने में बेटियों पर बरस रही ममता, एक साल में गोद लिए कुल 3500 से अधिक बच्चों में 2000 से अधिक लड़कियां शामिल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह 8 महीने के बाद अक्टूबर में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। मौजूदा खरीफ मौसम में अब तक 2 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद। बिहार विधानसभा चुनाव में कल दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में लोन वरातू अभियान के तहत 27 माओवादियों ने समर्पण किया। भारत ने पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान तुरंत खाली करने को कहा। अंतरिम राज्य का दर्जा देने के पाकिस्तान के प्रयास को खारिज किया। और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार अंतिम चरण में, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन का देशव्यापी अभियान जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।